रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये यहाँ पर देखो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर व्हाट विल हैपन टू द स्प्रिंग इफ द टेंशन एट द अपर मोस्ट पॉइंट ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन बिकम्स जीरो। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब हो रहा तब क्या हो जाएगा टेंशन व्हाट विल हैपन टू द स्प्रिंग इफ टेंशन एट द अपर मोस्ट पॉइंट ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन बिकम्स जीरो। अगर टेंशन जीरो हो गए समझो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का तो क्या हो जाएगा। ऐसा छोटा सा एक पॉइंट है यहाँ पर ये एमसीक्यूज में आ सकता है ये पॉइंट व्हाट विल हैपन टू द स्प्रिंग इफ द टेंशन एट द अपर मोस्ट पॉइंट ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन बिकम्स जीरो। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा तब टेंशन स्ट्रिंग में का टेंशन पूरा जीरो हो गए तो क्या हो जाएगा ऐसा वहां पे पॉइंट है। तो पहली बात तो यह है टेंशन एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं होता। पहला पॉइंट क्या है टेंशन इन द स्ट्रिंग नेवर इज इक्वल टू जीरो। कभी भी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं होता। जीरो के नजदीक जाएगा लेकिन पूरा जीरो नहीं होता ये पहले आपको बताना है। और दूसरा क्या होना क्या हो जाएगा मतलब क्या होता मालूम है जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी स्लैक हो जाएंगी। स्लैक का मतलब क्या है लूज हो जाएंगे ये आपको बताना है। सिर्फ पहले क्या बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द अपर मोस्ट पोजीशन नेवर बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। कभी भी जीरो नहीं होता ये बोलने का है। हाँ ये बात है एल्स द स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक ऐसा ये हो सकता कि स्ट्रिंग स्लैक हो सकती ऐसा बोलने का। आपको दो पॉइंट यहाँ पे लिखना है। आपको कौन सा दो पॉइंट लिखना है स्टूडेंट्स द टेंशन in the string never be is exactly never be exactly is equal to जीरो। कभी भी जीरो नहीं होता। ओके द टेंशन इन द स्ट्रिंग नेवर बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू जीरो when particle is at the uppermost point. Particle is at the uppermost point. Okay, during vertical circular motion else the string will become slack. देखो when particle performing a vertical circular motion, जब particle vertical circular motion करेगा तब at the uppermost position tension exactly is not equal to zero but nearly equal to zero। ये हो सकता है क्या हो सकता है else the string will become slack। string जो भी स्ट्रेट रहती जो भी स्ट्रेट रहती स्ट्रिंग में जो भी टेंशन रहता टेंशन उसमें का कम होके वो स्लैग हो सकती लूज हो सकती लेकिन टेंशन डायरेक्टली एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं होता ये आपको बताना है। ओके एनी प्रॉब्लम हियर सबको समझ हमने क्या बोला था छोटा सा पॉइंट है। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा तो
tension in the string nearly equal to 0 but not exactly equal to 0 आपको ये बोलना है। और दूसरा क्या हो सकता, जो स्ट्रिंग की जो स्ट्रेटनेस है, स्ट्रिंग के जो टेंशन है उसमें का कम होके वो लूज हो सकती, ये आपको बोलना है। ठीक है, चलो अभी ये फटाफट लिख लो, कितना ये आंसर है उसका। व्हाट इज दैट, why is it not possible to determine the time period or frequency of vertical circular motion? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पीरियड और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फ्रीक्वेंसी, इसका एक्सप्रेशन हम निकाल नहीं सकते। इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पर पहले तो क्या करना है आपको, why is it not possible, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। ओके, to determine the time period or frequency of the vertical circular motion, हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का तो पीरियड निकाला है, फ्रीक्वेंसी निकाली है, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन का हम टाइम पीरियड भी निकाल नहीं सकते और फ्रीक्वेंसी निकाल नहीं सकते। क्यों निकाल नहीं सकते, ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो पहली बात तो क्या है मालूम है, वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का यूज करके एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट द अपर मोस्ट पोजीशन, एट द लोवेस्ट पोजीशन, एट द मिडल पोजीशन, ये तो हमने निकाल लिया है। इसका मतलब क्या है, expression for a minimum velocity of the particle which is performing a vertical circular motion we can calculate it by using the conservation law of energy, ये आपको पहले बताना है। लेकिन फ्रीक्वेंसी और पीरियड हम निकाल नहीं सकते। क्यों निकाल नहीं सकते, इसका प्रॉब्लम ये है कि रेडियस वेक्टर जो है, रेडियस वेक्टर इज नॉट इंटीग्रेबल। रेडियस वेक्टर क्या नहीं है, इंटीग्रेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हर हमेशा के लिए रेडियस वेक्टर क्या हो जाता, चेंज हो जाता। इट विल ऑलवेज चेंजिंग एट द डिफरेंट पोजीशंस। डिफरेंट पोजीशंस क्या होता, चेंज होता। थ्योरेटिकली हम निकाल नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिकली हम मेजर कर सकते फ्रीक्वेंसी और टाइम। ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या बताना है, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी फॉर द पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट आपको बताना है। बाद में आपको क्या बताना है, वी कैन नॉट डिटरमाइन theoretically the expression for period as well as frequency of the particle which is performing a vertical circular motion. Okay, because radius vector is not integrable. radius vector यहाँ पर क्या नहीं है, इंटीग्रेबल नहीं है। इंटीग्रेबलनेस का मतलब क्या है, आप उसका इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते। ओके, क्योंकि वो डेफिनाइट नहीं है, वो कैसा है, इंडेफिनाइट है। इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, पीरियड का एक्सप्रेशन और फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम निकाल नहीं सकते। ये हमको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। ओके स्टूडेंट्स, आप लिखो। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी of a particle performing vertical circular motion, performing vertical circular motion can be calculated by using conservation law of energy, but
cannot be determined theoretically because radius vector is not integrable. Radius vector is not integrable. Okay. It can be measured. Practically. But not theoretically. Theoretically हम क्या नहीं कर सकते, पीरियड और फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर रेडियस वेक्टर कैसा नहीं है, इंटीग्रेबल नहीं है. इंटीग्रेबल नहीं इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन हम निकाल नहीं सकते. इट इज नॉट डेफिनाइट, इट इज इनडेफिनाइट होता है. इनडेफिनाइट का हम क्या नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते. इसके लिए हम क्या नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली पीरियड का एक्सप्रेशन और फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन हम नहीं निकाल सकते जो पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. लेकिन प्रैक्टिकली हम मेजर कर सकते हैं. प्रैक्टिकली वी कैन मेजर द पीरियड एज वेल एज वी कैन मेजर द फ्रीक्वेंसी, but theoretically we cannot measure period as well as the frequency. Why? Because radius vector is not integrable. उसका रीजन ये है. ओके, ये आपको बताना है. सबको समझ में है कि नहीं है? ओके, तो लिखो आप ये. How is it different from mass tied to the string? ओके, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या है. Mass tied to the string and revolve in a vertical circle, and rod tied to the mass tied to the rod and revolve in a vertical circle. Okay, what is the difference between them? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ओके, डिफरेंस ये है, स्ट्रिंग को क्या लगता है, टेंशन लगता है. एवरी पॉइंट को व्हेन particle is performing vertical circular motion, at that time what will happen, tension is needed at every point for the string, but such tension need not need, इसको नीड नहीं है, इसको नहीं, रॉड के लिए नीड नहीं है. समझो हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग को मास टाइट किया है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. तब आपको क्या करना चाहिए, वो स्ट्रिंग को रिवॉल्व कंटिन्यूअस होने के लिए हर हमेशा के लिए टेंशन प्रोवाइड करना जरूरी है. लेकिन स्ट्रिंग के बजाय अगर हमने रॉड वहां पे फिट कर दिया तो रॉड को कोई टेंशन प्रोवाइड करने की जरूरी नहीं है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड रॉड. स्ट्रिंग को टेंशन प्रोवाइड करना पड़ता, रॉड को टेंशन प्रोवाइड नहीं करना पड़ता. ये दोनों के बीच में का क्या है, डिफरेंस है. सबको समझ में है नहीं है? हम क्या बोल रहे हैं आपको पता है? क्या बोल रहे हैं हम? पहले क्या किया है मालूम है? आपने एक पॉइंट मास लिया है, पॉइंट मास, और स्ट्रिंग को टाइड किया है, बांध दिया है. बाद में उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते समय स्ट्रिंग को हर पॉइंट के लिए, अपर मोस्ट पॉइंट क्यों नहीं हो, लोअर मोस्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट, हर पॉइंट के लिए टेंशन प्रोवाइड करना पड़ता. लेकिन अगर हमने इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग अगर रॉड लिया तो टेंशन प्रोवाइड नहीं करना पड़ता. ये दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है. ओके,
mass tied to a string, mass when mass tied to a string, and revolving circular motion, revolving in vertical circular motion. To continue vertical circular motion, string needs tension at every point, including the uppermost point, but mass tied to the rod and performing vertical circular motion, then it does not need tension. At any point. This is the difference. between string and rod. के बीच में का ये डिफरेंस है. स्ट्रिंग को हमेशा के लिए टेंशन लगता, लेकिन रॉड को कोई टेंशन की जरूरी नहीं है. लिखना है. ओके, राइट शॉर्ट नोट डाउन स्पेयर ऑफ डेप्थ. आप सब लोगों ने सुना है, देखा है स्पेयर ऑफ डेप्थ किस तरह से रहता है. इसका डायनामिक्स क्या है, रीजन क्या है, वो व्हील नीचे क्यों नहीं गिरता, ये आपको यहाँ पे बताना है. उसके पीछे का राज क्या है, रीजन क्या है, आपको यहाँ पे बताना है. उसको बोलते हैं डायनामिक्स. तो चलो पहले हम बता देंगे, ये जो स्पेयर ऑफ डेप्थ है ना, सर्कस में सबसे पॉपुलर शो है. कौन से भी सर्कस में जाओ, सर्कस में ये शो दिखाते. क्यों दिखाते, सब लोगों को कुछ तो भी अलग लगता, कुछ तो भी जादू लगता, कुछ तो भी मैजिक लगता, इसीलिए स्पेयर ऑफ डेप्थ का शो दिखाते. और एवरी सर्कस में ये जो शो है ना बहुत ही पॉपुलर होता है. इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों वो एक राइडर क्या करता मालूम है, व्हील के अंदर राउंड लगाता, व्हील के ऊपर बैठ के क्या होता, राउंड लगाता.
स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल राउंड करते करते बाद में डायरेक्टली वर्टिकल राउंड करने लगता है। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ डेप्थ बोलते हैं। लेकिन कब स्पीड कौन सी ज्यादा रहती और लीनियर वेलोसिटी कब ज्यादा रहती, एंगुलर वेलोसिटी कब ज्यादा रहती, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसका जो व्हीकल रहता, व्हीकल का मास, व्हीकल का वेट कौन बैलेंस करता, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले क्या करो, पहला पॉइंट ये लिखो, दिस इज द पॉपुलर शो इन द सर्कस, टू व्हीलर राइडर, टू व्हीलर राइडर राउंड्स, टू व्हीलर राइडर क्या करता, राउंड्स लगाता, इसमें होलोस्फीयर में। ओके, स्टार्टिंग में क्या करता हो, स्टार्टिंग में छोटे छोटे मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल करता, स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल सर्कल को बनाता, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाते बनाते लास्ट डायरेक्टली क्या करता हो, वर्टिकल सर्कल बनाने लगता। ओके, जब वो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता तब उनकी कौन सी स्पीड ज्यादा रहती, एंगुलर स्पीड ज्यादा रहती, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा सबसे ज्यादा रहता। व्हेन राइडर परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इनिशियली एट दैट टाइम एंगुलर स्पीड इज मोर रहती, and when that rider is performing a vertical circular motion, उस टाइम में लीनियर स्पीड ज्यादा रहती। ओके, ये आपको दो रीजन बताना है। इसमें का वेट कौन बैलेंस करता, जैसे हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को मास टाइड किए और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे, तब वो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता, सेंट्रीपेटल फोर्स विल प्रोवाइड, कौन करता मालूम है, वेट ऑफ दैट व्हीकल प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है मालूम है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता, सेंट्रीपेटल फोर्स को यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में का। अगर हमने स्ट्रिंग को मास टाइट किया और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे तो हम टेंशन उस पर डालते, टेंशन क्या करता, टेंशन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बट हियर तो कुछ टेंशन नहीं रहता, तो इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कौन सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता, तो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर से आता, that can be provide the necessary centripetal force for the vertical circular motion for the rider. ओके, ये आपको बताना है। शॉर्ट नोट मतलब क्या है, उसमें के सभी जानकारी यहाँ पे आपको बताना है। पहली जानकारी क्या है, दिस इज द पॉपुलर शो इन सर्कस, popular show in the circus. Okay, in this case two wheeler rider undergo rounds in holosphere. This is popular show in circus. ये सर्कस में बहुत पॉपुलर शो है स्टूडेंट्स। इन दिस केस क्या होता मालूम है, टू व्हीलर राइडर अंडरगो राउंड्स इन होलोस्फीयर में क्या करता, राउंड कर लेता है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, इनिशियली टू व्हीलर राइडर performs a small horizontal
horizontal circular motion, and eventually it performs vertical circular motion. It performs vertical circular motion. इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे टू व्हीलर राइडर क्या करता है, परफॉर्म स्मॉल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, छोटे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है. इवेंचुअली ओके, लास्टली क्या होता है, इट परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है. थर्ड पॉइंट ये है, when point mass is tied to the string and performing vertical circular motion. In this case tension in the string will provide a centripetal force. Centripetal force for circular motion. But in the case of sphere of depth, a sphere of depth, normal reaction N will provide necessary centripetal force for vertical circular motion. Okay, देखो, when point mass is tied to the string and performing vertical circular motion, in this case tension in the string will provide centripetal force for circular motion. But in the case of sphere of depth, normal reaction N will provide necessary centripetal force for the vertical circular motion. Okay, लास्ट पॉइंट क्या है, for smaller horizontal circular motion, angular velocity is more. Angular velocity is more. Okay, and for vertical circular motion, linear velocity is more. स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या है मालूम है, ये तुम्हारी 4 पॉइंट है. ओके, फिर से देखो हम क्या कर रहे हैं, तो बताओ ये कैसे मालूम है, हम शॉर्ट नोट लिख
में बहुत पॉपुलर है। इसमें क्या होता मालूम है, एक टू व्हीलर राइडर क्या करता, राउंड्स लगाता होलो स्फीयर में। होलो स्फीयर यानी वो पोकळ सा ऐसा स्फीयर आता, इसमें राउंड लगाता। किस तरह से राउंड लगाता, इनिशियली टू व्हीलर राइडर परफॉर्म स्मॉल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। स्टार्टिंग में क्या करता, छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल सर्कल लगाता, बाद में लास्ट में क्या करता, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेता। ओके, और यहाँ पर देखो, अगर हमने एक पॉइंट मास लिया है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तब सेंट्रीपेटल फोर्स की आपको जरूरत थी, लेकिन ये सेंट्रीपेटल फोर्स कौन देता, टेंशन इन द स्ट्रिंग देता। लेकिन स्फीयर ऑफ डेप्थ में क्या होता मालूम है, नॉर्मल रिएक्शन जो रहता, नॉर्मल रिएक्शन N will provide the necessary centripetal force for the vertical circular motion. ओके, और जब व्हीकल राइडर क्या करता, इनिशियली छोटे छोटे सर्कल बनाता हॉरिजॉन्टल, उस टाइम में एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा रहती, और जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा तब लीनियर वेलोसिटी ज्यादा रहती। आपको मालूम है कि आपको एमसीक्यू में आ जाता, एंगुलर वेलोसिटी कब ज्यादा रहती और लीनियर वेलोसिटी कब ज्यादा रहती, जब राइडर टू व्हीलर राइडर स्मॉल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जब वो परफॉर्मिंग कर रहा, तब क्या रहता, एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहती। एंड व्हेन द टू व्हीलर राइडर परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एट दैट टाइम लीनियर वेलोसिटी ज्यादा रहती। कब कौन सी वेलोसिटी ज्यादा रहती, ये भी आपको मालूम होना जरूरी है। इसीलिए ये शॉर्ट नोट हमने स्फीयर ऑफ डेप्थ के ऊपर आपको लिखे दिए हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आप सब लोगों को, कोई डिफिकल्टी यहाँ पर, एनी प्रॉब्लम? देखो, रोटेशनल डायनामिक्स में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन फॉर अपर लिमिट। अपर लिमिट यानी मैक्सिमम स्पीड लिमिट कौन सी है, जब व्हीकल इज एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ब्रिज। ये कॉन्वेक्स ब्रिज है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर अपना व्हीकल है, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड कितनी रहती, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, ये हम क्या करना है, आपको प्रूव करना है। देखो, पहले क्या करना चाहिए आपको, पहले ये व्हीकल का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको करना है। किस तरह से करेंगे, कंसीडर a vehicle is moving, with a speed v at the top of a convex ओवर ब्रिज से एक व्हीकल मूविंग हो रहा, उसकी स्पीड कितनी है, v है। let m be the mass of the vehicle का मास क्या है, m है। एंड ये देखो, r be the radius of curvature of road। रोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्या है, r है। जब व्हीकल at topmost position, vehicle is moving on convex bridge, जब व्हीकल क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स ब्रिज से मूविंग हो जाएगी, इसके ऊपर दो टाइप के फोर्सेस एक्ट हो जाएंगे। when vehicle is moving on the convex bridge, convex over bridge के ऊपर से जब व्हीकल मूविंग होती जाएंगी,
तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, देन two types of forces acting on it, उसके ऊपर दो टाइप के फोर्सेस एक्ट होते जाएंगे। पहला फोर्स कौन सा है, वेट है, वेट ऑफ व्हीकल, उसको क्या बोलते हैं हम, mg बोलते हैं। ओके, वेट ऑफ व्हीकल mg। और दूसरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन n। दोनों भी एक ही लाइन के ऊपर एक्ट होते हैं, बोथ acting along the same line, okay, same line but in opposite direction, दोनों की डायरेक्शन अलग है, लेकिन एक ही लाइन के ऊपर दोनों भी क्या हो रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और वेट नीचे। एंड these two दोनों क्या करते मालूम है, and these two will provide, प्रोवाइड करते हैं, will provide necessary centripetal force for circular motion के लिए जो भी सेंट्रीपिटल लगता है वो प्रोवाइड करने का काम क्या करते हैं, और दोनों मिला के करते हैं। Therefore from figure we can write, फिगर में से हम लिखेंगे mg नीचे किसका ज्यादा रहता और उसमें का n ऊपर किसका, तो दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा। ये दोनों मिला के क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, mg माइनस n इज इक्वल टू कितना है, mv स्क्वायर बाय r। ये फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। mg नीचे खींचता, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर खींचते, लेकिन वेट ज्यादा रहता, इसीलिए वेट में से नॉर्मल रिएक्शन सब्ट्रैक्ट करके जो भी बचेगा वो क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रहेगा। इसीलिए mg माइनस n, जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। when the speed is increases, जब स्पीड इंक्रीज हो जाएंगी, then normal reaction n decreases। जैसे हमने स्पीड बढ़ाना स्टार्ट किया वैसे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ओके, ऐसी स्पीड आएंगी, उस स्पीड को नॉर्मल रिएक्शन पूरा शुरू हो जाएगा। when the speed is increases then normal reaction n decreases। जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तभी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ऐसा एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को, उस स्पीड को नॉर्मल रिएक्शन पूरा शुरू हो जाएगा। at a particular speed normal reaction will become zero। ओके, therefore ऐसी स्पीड आएंगी, ऐसे मैक्सिमम स्पीड आएंगी, उस स्पीड को नॉर्मल रिएक्शन पूरा
इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 ऐसा हो जाएगा, यस जरूर करो, mg इज इक्वल टू क्या है, mv स्क्वायर बाय r आ जाएगा। ऐसी एक पर्टिकुलर स्पीड आएगी, जब स्पीड तुमने बहुत बढ़ा ली है तो उस स्पीड को नॉर्मल रिएक्शन पूरा जीरो हो जाएगा। जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तब इक्वेशन 1 ऐसा हो जाएगा। देखो ये अंदर का ये इधर ये कैंसिल हो जाएगा, ये r इधर ला लो, rg इज इक्वल टू कितना है, v स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट ले लो, अंडर रूट ऑफ rg इज इक्वल टू क्या है, v है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज द मैक्सिमम speed for the vehicle at the top of the convex bridge, convex over bridge के ऊपर अपनी मैक्सिमम स्पीड कितनी रहेंगी, अंडर रूट ऑफ rg इक्वल टू v। ओके, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एनी व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ convex over bridge। Given here, what is expected to happen if one travels fast over a speed breaker? Why? समझो एक राइडर है, स्पीड ब्रेकर से बहुत फास्ट स्पीड से जा रहा, तो क्या होता, क्यों होता? ओके, आपको पता है अगर आपने बहुत स्पीड से स्पीड ब्रेकर से क्या किया, अपने व्हीकल चला लिए, तो क्या होता मालूम है, when your vehicle crosses the speed breaker, at that time what will happen, the contact of your wheels of the vehicle and roads is discontact होता, दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं रहता। जो तुम्हारा व्हील रहता, व्हील के जो व्हील तुम्हारे जो टू व्हीलर है उसके जो व्हील्स है और रोड का सरफेस है, ये दोनों का कांटेक्ट पूरा वैनिश हो जाता। क्यों वैनिश हो जाता, ये देखो, इसका क्या वजह क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ वन ट्रैवल्स फास्टर और स्पीड ब्रेकर, व्हाई, ऐसा क्यों होता? तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, when traveler, two wheeler rider travels fast over a speed breaker, then जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होते जाएंगे। देन नॉर्मल रिएक्शन n, नॉर्मल रिएक्शन जो रहता है n क्या होता, डिक्रीज होता, डिक्रीजेस होता। जैसे जैसे आपने स्पीड बढ़ा ली वैसा वैसा क्या होता, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होता। जब नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होता तो क्या मालूम है, लीडिंग टू, इसलिए क्या होता, लीडिंग टू डिसकॉन्टैक्ट ऑफ व्हील्स ऑफ द व्हीकल, व्हील्स ऑफ द व्हीकल एंड surface of the road का जो सरफेस है और व्हील का जो सरफेस है, ये दोनों का कांटेक्ट नहीं रहता, क्या होता, डिसकॉन्टैक्ट। उसका प्रॉब्लम क्या है, देखो उनका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू, क्या होने के चांसेस है, अगर हमने स्पीड बढ़ा ली तब नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होता, अगर नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होने के बाद व्हील का सरफेस और रोड का सरफेस, इनके बीच में जो भी कांटेक्ट रहता वो कांटेक्ट नहीं रहता, इसीलिए आपको ऐसा महसूस होता। अगेन
जो व्हीकल है नीचे आपको गिरने जैसा महसूस हो जाता, तो इसका प्रॉब्लम यही है। ओके, फिर से देखो, when two wheeler rider travels faster over a speed breaker, then normal reaction n decreases। क्या होता है मालूम है? नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये है लीडिंग टू, इसकी वजह क्या होता है? लीडिंग टू डिस्कॉन्टैक्ट ऑफ व्हील्स ऑफ द व्हीकल एंड सरफेस ऑफ द रोड। सरफेस ऑफ द रोड और व्हील्स की दोनों कॉन्टैक्ट क्या होता है? वैनिश हो जाता। ठीक है, ये इसीलिए क्या करना चाहिए, स्पीड ब्रेकर में जब तुम ओवर क्रॉस कर रहे तो क्या करना चाहिए, आपने गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए। यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट कौन सा है, हाउ डज द नॉर्मल फोर्स ऑन अ कॉन्केव सस्पेंशन ब्रिज। ये कौन सा ब्रिज है स्टूडेंट्स? व्हिच ब्रिज इज दिस? Concave. This is the concave. This is the concave suspension bridge है, concave suspension bridge है। ओके, this is the concave suspension bridge है। जब तुम्हारी व्हीकल ये कॉन्केव सस्पेंशन ब्रिज में से जा रहे हैं तो क्या होता मालूम है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन E इक्वल टू क्या होता है, ये mg cos थीटा होता और सेंट्रीपेटल फोर्स होता। when vehicle is moving on concave suspension bridge, then normal reaction changes when theta changes। जैसा ही तुम्हारा थीटा चेंज होते जाएगा, ये थीटा, उसी तरह नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने फार्मूला दिया है, वो फार्मूला क्या है देखो, m इज इक्वल टू क्या है, mg cos थीटा प्लस क्या है, mv स्क्वायर बाय r। दिस इज आवर फार्मूला फॉर द नॉर्मल रिएक्शन। आपको क्या बोलना है फ्रेंड, व्हेन व्हीकल इज मूविंग ऑन कॉन्केव सस्पेंशन ब्रिज, अगर कॉन्केव सस्पेंशन ब्रिज में से अपना व्हीकल जाएगा तब जैसे जैसे थीटा चेंज होते जाएगा वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा। इसीलिए when vehicle is moving on concave suspension bridge, the normal reaction changes when theta changes। जैसा भी थीटा तुम्हारा चेंज होते जाएगा उसी हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज होते जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन का फार्मूला क्या डायरेक्टली n is equal to mg cos theta plus mv square by r। This is our formula for the normal reaction when vehicle is moving on the concave suspension bridge। Okay, any problem students? ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अपने रोटेशनल डायनामिक्स में पहले दो लेसन्स थे, देखो पहले था सर्कुलर मोशन, दूसरे था कौन सा, रोटेशनल मोशन। ये दोनों मोशन मिला के एक ही लेसन अभी बन गया है, वो है रोटेशनल डायनामिक्स। तो पहले जो सर्कुलर मोशन था वो लेसन अब खत्म हो गया। अभी आगे वाला जो लेसन है, एक ही लेसन है वो, लेकिन पहले दो लेसन थे। तो फर्स्ट लेसन पहले वाला खत्म हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज कंप्लीटेड। The second part for rotational dynamics will continue in the next period। Okay, आप तक कोई प्रॉब्लम यहाँ पर कोई, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया आपको? शीतल, साक्षी, समझ में आया कि नहीं आया?